कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन मोदी सरकार में जल ही शक्ति है। हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। नाश्ते पर नेता में स्वागत है मंत्री जी। के बोलूं थाने स्वागत है घड़ो हमारे शो पे। धन्यवाद, खूब खूब मेहरबानी। क्या होते मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। ये बताइए कि अब की बार 400 पार होगा कैसे, क्योंकि पिछले जो आंकड़े थे उसमें तो उत्तर भारत पे कब्जा था। अब कैसे बढ़ाएंगे आंकड़े? देखिए, पिछली बार 2019 के चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इन तीनों जगहों पर अप्रत्याशित बहुमत के साथ में सरकार में आई है। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 चुनाव, पहला चुनाव 2014 में देश की जनता ने एक आशा के साथ में मोदी जी को, उस कालखंड में जब यूपीए के 10 साल में जनता त्रस्त हो चुकी थी, जनता का लोकतंत्र पे से विश्वास उठ रहा था, उस समय नए आशा की किरण के रूप में उनको मानते हुए मतदान किया था। 5 साल बाद में 2019 में एक भरोसे के साथ में मतदान किया। मत प्रतिशत बढ़ा कि गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, देश को सुरक्षित कर रखने के लिए कोई काम कर सकता है तो नरेंद्र मोदी है। और अब देश में परिवर्तन का विश्वास जगा है और विकसित भारत बनाना है तो एकमात्र विकल्प नरेंद्र मोदी है। इसलिए देश की जनता और अधिक मत प्रतिशत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मतदान तो करेगी। अगर आप इतने ही मजबूत हैं तो फिर हर राज्य से कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की इतनी जल्दी क्यों, उत्सुकता क्यों? देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो ग्लास आधा भरा और खाली के जो उदाहरण सामान्यतया दिया जाता है, आप इसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि देश की दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टियों में भगदड़ मची और सब लोग भाग करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आ रहे हैं, कोई भी सशक्त आदमी, समर्थ आदमी, धरातल पर काम करने वाला आदमी, धरातल पर प्रभाव रखने वाला आदमी, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा के साथ में जुड़ करके काम करने के लिए, हमारा लक्ष्य कि हम विकसित भारत बनाएंगे, भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, इस लक्ष्य को अंगीकार करके अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो ऐसे सारे लोगों का बाहें पसार करके स्वागत करना चाहिए। जिनका विरोध कर रहे हैं उनको ही पार्टी में शामिल कर लेंगे, सिर्फ जीत हासिल करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए, या आइडियोलॉजी भी कुछ है? देखिए, पार्टी की ताकत पिछले वर्षों में अगर आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी गिनती उंगलियों पे गिन सकें इतने से लोगों से प्रारंभ हुई थी। आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं, क्या वो पहले कहीं नहीं थे? किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे साथ में काम करना, हमारे नेतृत्व को नेता मानना, हमारी विचारधारा को अंगीकार करना और हमारे लक्ष्य के साथ काम करना, हम कदम होकर के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए काम करना, ये स्वीकार किया। तब वो हमारी ताकत है, हमारे साथ हैं। ऐसे गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में कितने सारी नदियां आकर के मिलती हैं, वो सब गंगा जल हो जाता है। आप डिस्टिंक्ट करते हैं क्या कि विपक्ष यही कहता है कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, ऐसा गंगा जल है कि कुछ भी करके आइए विपक्ष में। बीजेपी में आने के बाद 2 हथियार, ईडी सीबीआई के जरिए सब कुछ माफ है। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि ये विपक्ष की खिसियाट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि ईडी और सीबीआई को लेकर के जिस तरह की बातचीत की जाती है, कांग्रेस ने हमेशा में सत्ता में रहते हुए उनका इसी तरह से दुरुपयोग किया था, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर रहे हैं। जबकि ईडी और सीबीआई दोनों इंडिपेंडेंटली काम करने वाले संस्थाएं हैं। और ईडी के लिए तो अब तक दुनिया के किसी भी इस तरह के इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन किया जो कन्विक्शन रेट है उससे ज़्यादा ईडी का है। 97% कन्विक्शंस हुए और टोटल नंबर ऑफ केसेस ईडी ने जितने पिछले 10 साल में किए हैं उसका केवल 3% जो है वो राजनेताओं के, जो जनप्रतिनिधि होंगे या जनप्रतिनिधि रहे होंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ किए। जब केवल 3%, तो क्या समाज में ऐसे लोग जिन्होंने अनफेयर मीन्स से पैसा इकट्ठा किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है? और उसको हम हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं, ऐसा बताना क्या उचित?
2019 के आपके मैनिफेस्टो में जल को बहुत महत्व दिया गया था, नल से जल, घर घर जल, बहुत सारी बातें की थी। कितना काम हो गया और कितना रह गया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस दो विषयों को लेकर के था। एक सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना, और उसको लेकर के अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई। गरीब आदमी को घर मिलने से लेकर के उसके गैस का चूल्हा, शौचालय, बैंक का खाता, चिकित्सा का सुरक्षा चक्र, बिजली हर घर तक पहुंचे, इन सब लक्ष्य को लेकर के काम किया गया। इसी श्रृंखला में पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इसको प्राथमिकता देकर के मिशन मोड में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं, इसका कार्य प्रारंभ हुआ। और दूसरी प्राथमिकता कि जल का विषय जो है वो हमारे देश के विकसित होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आपने ही शुरू में कहा, जल ही जीवन है। जल केवल जीवन ही नहीं, जल अर्थव्यवस्था का भी आधार बिंदु है। आर्थिक विकास की गति और जल की उपलब्धता दोनों का ग्राफ एकदम आइडेंटिकल, जल की आवश्यकता दोनों का ग्राफ एकदम आइडेंटिकल होता है। पानी की इकोनॉमी एक्सप्लेन करिए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब देश आगे बढ़ रहा है, तब हमारे देश के विकसित होने के मार्ग में जल की आपूर्ति और उपलब्धता बाधा न बने, इसको लेकर के पानी का विषय जो विभिन्न मंत्रालयों में डिस्कस होता था, अलग अलग जगह पर डिस्कस होता था, अलग अलग विभागों में डिस्कस होता था, उस सब को इंटीग्रेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और जब हॉलिस्टिकली इस पर हम विचार करके काम करने लगे, जल के हर एक पक्ष पर, ज़मीन पर रोकना पानी, छोटे छोटे जलाशयों का अमृत सरोवर के नाम पर निर्माण करना, RRR के माध्यम से एग्जिस्टिंग जलाशयों का पुनरुद्धार करना, ज़मीन के जल जिस पर हमारी सर्वाधिक निर्भरता है, दुनिया में सर्वाधिक ज़मीन का भूगर्भ का जल निकालने वाला देश भारत है, उसके सिकुड़ते हुए स्वरूप को रोकने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट करना, ज़मीन का ऊपर हमारी पानी को रोकने की कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से जल को सपोर्ट करने के माध्यम से जल के उपयोग को नियंत्रित करना, कम करना, ये पहले नहीं होता था। नदियों को शुद्धिकरण करना। कांग्रेस कहती है खाचा हमने तैयार किया, खाका हमने तैयार किया, अब आप ध्वज लगाकर कह रहे हैं कि हम ही ने सब किया है। नहीं, उन्होंने खाका तैयार किया होगा, सोच रहा होगा गंगा नदी को शुद्ध करने, उसकी अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, इसको लेकर के गंगा एक्शन प्लान से 1985 में काम प्रारंभ हो गया था। लेकिन प्रभाव क्या था? प्रभाव शून्य था, क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं थी और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स नहीं थे। तो देश में उन्होंने योजनाओं को सोचा तो होगा, लेकिन धरातल पर कितना उतारा? पीने के पानी के संकल्प को पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर कई सारे ढोल ताशे बजा करके और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP शुरू तो किया था, लेकिन 70 साल तक के उन सारे एफर्ट्स का प्रभाव क्या था? देश में मात्र जो है 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 2019 के आंकड़े बता रहा हूँ, मात्र 16%। और आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन मोड में काम करने के कारण से आज लगभग 75% घरों तक पानी पहुंचता है। पीएम खुद कितनी बातचीत करते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं या आपसे फीडबैक लेते हैं, सजेशंस भी देते हैं? निश्चित रूप से। जैसे केवल जल ही नहीं, सरकार की हर योजना और मंत्रालयों के द्वारा किए गए हर एक काम पर उनकी सतत दृष्टि बनी हुई रहती है। और हमेशा ही, मैं तो जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि हमेशा ही जब कभी भी उनके साथ में बैठने का अवसर मिलता है, चाहे सामूहिक रूप से और चाहे अकेले में, हमेशा ही सीखने को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। 2014 में सरकार में आए, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग फार्मूला दिया, और वो था कि जो भी करेंगे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक, कंप्लीट सैचुरेशन तक करेंगे। जब हम गैस का चूल्हा दे रहे थे, क्या हमने जाति पूछी? क्या हमने मजहब पूछा? क्या हमने वोट पूछा? लगते हैं कि क्या आप हमने धर्म वोट के पूछा? आधार पर राजनीति करते हैं। एक भी व्यक्ति शेष न रहे, इस लक्ष्य के साथ में काम किया। जब हम शौचालय बना रहे थे, तब हमने किसी से ये नहीं पूछा कि तुम शौचालय किस जाति, मजहब या राजनीतिक प्रतिबद्धता के व्यक्ति हो। हर घर तक शौचालय बने। बेसलाइन सर्वे पे बनाने के बाद में कोई भी शेष न रहे, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, इस संकल्पना के साथ में हमने 1.5 करोड़ शौचालय और बना करके गैप को फिल इन किया।
लेकिन केवल वोट की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति। देश बदलने के लिए निकले हुए लोग वोटों की गणना नहीं करते। बड़ा दिलचस्प कहा। मुझे आपने आपकी प्लेट पे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। पारंपरिक रहा है देश में, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि 2023 के बाद से इसको एक अलग स्तर मिल गया है? देखिए, निश्चित है, भारत में मिलेट्स की खेती और मिलेट्स का उपभोग दोनों हमारे समाज की संस्कृति का हिस्सा थे। लेकिन कालांतर में जिस तरह से गेहूं का उत्पादन बढ़ा, पीडीएस सिस्टम से गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा, उसके चलते हुए मिलेट्स कहीं पिछड़ रहे थे। लेकिन ये जो हमारा श्री अन्न, जिसे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, ये स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, पूरी दुनिया अब इस बात को मानती है, वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। इनमें मिनरल ज़्यादा हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा है, पोषक तत्व ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ ये हमारे भारत के वायुमंडल के जलवायु के अनुकूल भी है। जितना पानी गेहूं और चावल पैदा करने में आवश्यकता होती है, उसके 10वें हिस्से पानी में मोटा अनाज पैदा किया जा सकता है। तो आने वाले समय में भारत की खेती के लिए उपभोग किए जाने वाले पानी की आवश्यकता का संतुलन पैदा करने के लिए भी श्री अन्न जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जिस तरह से पूरे विश्व भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद में यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया, और उसके बाद में जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ी, ये भारत के किसानों की आमदनी को बढ़ाने और कृषि की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला यंत्र और मंत्र साबित होगा। आप जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं, उधर विधानसभा चुनाव में भी जोरदार प्रदर्शन रहा, भाजपा ने इतिहास रचा राज्यों में। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंत्री हो या फिर पंचायत स्तर का नेता, क्या पता रहता है कि हमें दोबारा टिकट मिलेगी, कि स्ट्रक्चर बदल गया है पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में या जिस विचारधारा से हम आते हैं, हमारे विचार परिवार में भी, कौन व्यक्ति किस भूमिका में ज़्यादा उपयोगी है। आपने सुना होगा कई बार भारतीय जनता पार्टी की चर्चा में, नेताओं से बातचीत में, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति अंत में आता है। किस व्यक्ति की भूमिका राष्ट्र के लिए कहाँ काम करना ज़्यादा उपयोगी होगी, दल के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी, उस व्यक्ति को उस भूमिका में रख करके काम दिया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति कहाँ काम करेगा ये तय करना उसका क्षेत्र विशेषाधिकार नहीं है। ये पार्टी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, परिवार के वरिष्ठ जनों का विशेषाधिकार है। वो ये तय करते हैं कि पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा, किस भूमिका में उसका उपयोग देश और दल के लिए ज़्यादा है। अब ये जब तय करना पार्टी का नेतृत्व का अधिकार है, तो कौन व्यक्ति पंचायत में काम करेगा और कौन व्यक्ति विधानसभा में जाएगा, किसे लोकसभा में रहना है, किसे पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना है, या किसी और क्षेत्र में जा कर के काम करना है, ये सब उसका भी जो है वो निर्णय है, जिनको करना है वो लोग निर्णय करते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही ज़ोरदार, पूर्वोत्तर से शुरू करके पश्चिम तक जाएंगे। पिछली बार काफ़ी सफलता हुई थी भारत जोड़ो यात्रा में, इस बार कैसे देख रहे हैं? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप खुद भी देखते हैं, तुलना करके देखिए। देखिए, मात्र यात्रा करके उसको एक पिकनिक के इवेंट की तरह बनाने से देश नहीं जुड़ेगा। ऐसे लोग न्याय मांगने के लिए यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने देश के गरीबों के साथ 55 साल तक अन्याय किया, जिन्होंने देश के संसाधनों का, जिनके संरक्षण में लूटने का अन्याय हुआ, जिन लोगों ने देश और समाज के साथ अन्याय किया, वो आज न्याय मांगने के लिए निकले। मुझे लगता है कि मैं तो इसको लोकतंत्र की सौंदर्य के रूप में देखता हूँ। जब आप चुनाव की राजनीति की बात करते हैं, अभी राम मंदिर और उसके बाद कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। धर्म और मंदिर, उसके साथ राजनीति, क्या एक ही सूत्र में पिरो दिए गए हैं? देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं था। राजनीति का विषय तो लोगों ने बाबरी को बनाने की चेष्टा की, उसके माध्यम से वोट मांगने की, बनाने की
जोड़ने के, अपने वोट बैंक को जो है वो इंटैक्ट करने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी और हम सब के लिए राम इस राष्ट्र की चेतना का विषय है। राम का चरित्र इस देश ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों के लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। और राम केवल भारत में ही मान्यता नहीं है, दुनिया के कितने सारे देशों ने राम को के बारे में बात की। अब राम के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो उसको आप जो है ऐसा इस तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है कि हम राम की राजनीति करें। लेकिन जिन लोगों ने बाबरी को लेकर के राजनीति की, उन पर ये प्रश्न नहीं खड़े किए जाते। इसलिए राम राजनीति का विषय नहीं है, राम जैसा मैंने कहा इस राष्ट्र की चेतना और चिति का विषय है। और हमने हमेशा ही राष्ट्र के इस तरह के मान बिंदुओं के रक्षण संरक्षण के लिए काम किया, उसको प्राथमिकता दी। थाने थारी भाषा में 2 लाइन में बोलना पड़सी ते के काम किया हो 5 साल में हमारे व्यूअर रे वास्ते। मैं 10 साल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, लारे 10 साल में यूपी रा राज में हिंदुस्तान रा लोगों रो इन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास डगमगावन लाग गयो। बाने लाग तो क्या बाढ़ खेत ने खा रही है। जिन लोगों को जिम्मेदारी हमने दी है देश को बनाने की, चलाने की, सुरक्षा की, वही उसको कमज़ोर कर रहे हैं। लोगों रो विश्वास जो है इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं डगमगा रही हो। इन 10 साल में भारत रा लोगों रो विश्वास, आत्मविश्वास जागृत कर गरीब रे जीवन में परिवर्तन ला और मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास ने वापस स्थापित करने में कामयाबी प्राप्त करी है। देखिए, कामयाब कौन हुआ नहीं हुआ ये जनता बताएगी, लेकिन फिलहाल कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान और राजी चाको के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर।